डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करते हैं। पिछले साल जब उन्होंने गौतम गंभीर को एज ए मेंटर असाइन किया था, तभी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया था कि टीम बहुत अच्छा करेगा। एक हाइप क्रिएट हुआ था और एक गंभीर हैज लिव्ड अप टू दैट हाइप। एक बेहतरीन टीम बना के दिया। सुनील नरेन के बैट से रन आ गया था। रिंकू सिंह जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहा है केकेआर के लिए, उनके बैट से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी केकेआर चैंपियन था। एक टाइम पे लग रहा था कि मिचेल स्टार्क को ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिया, क्योंकि लीग मैचेस पे बिल्कुल भी अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहा था स्टार्क। फिर प्लेऑफ्स और फाइनल में स्टार्क भी बेहतरीन किया है। फिल सॉल्ट जो एज रिप्लेसमेंट बैट्समैन आया था जेसन रॉय का, क्या सीजन रहा है उनका। आप जब गंभीर इस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, एक वैकेंसी तो क्रिएट हुआ है जो बहुत ज्यादा एविडेंट है। एक बार इस करंट मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को कि हर्षित राणा अनकेप्ड था, उसका 31 अक्टूबर से पहले डेब्यू नहीं हुआ और 4 करोड़ में वो लोग रिटर्न कर पाए। वरना हर्षित भी इस ऑप्शन में 10 करोड़ में बिकता, अगर हर्षित को रिटर्न नहीं कर पाता ना, अभी जो टीम बना है ना, वो टीम भी नहीं बनता। ठीक है, इनके जो 6 रिटेशन थे वो थे रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारिन, रसेल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह। रिटेंशन तो बेहतरीन थे। इनके पास दो ऐसे स्पिनर्स है जिनका टी20 में कोई जवाब ही नहीं। वन ऑफ द मेन रीजन की कोलकाता क्यों इतना अच्छा किया है, इन दोनों के 8 ओवर्स में ना रन आता है और विकेट भी बहुत ज्यादा जाता है। फिर उनके पास रसेल है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो कभी भी ब्रेक थ्रू चाहिए होता है तो रसेल आके विकेट लेकर देता है, डेथ पे बॉलिंग करता है। और जब बैटिंग करने आता है ऐसा लगता है कि कोई भी चेज इम्पॉसिबल नहीं है, एक खौफ तो रहता है रसल का। फिर उनके पास हर्षित राणा है जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, मतलब अपने इंटेलिजेंस से बैट्समैन को सरप्राइज किया है। रमनदीप सिंह है, रमनदीप सिंह जिनके बारे में ज्यादा बातें होता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केमियस वो खेल के गए, हर एक मैच पे 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था। जो एक्स्ट्रा 15-20 रन चाहिए था केकेआर को, वो रमनदीप बना के गया है। देन दे हैव वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फिनिशर रिंकू सिंह। रिटेंशंस बेहतरीन थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है। लेकिन अभी उनके पास पर्स बचा था 51 करोड़। इनको चाहिए था एक ओपनर, एक विकेट कीपर, दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, दो पेसर, 6 प्लेयर चाहिए था। पिछले साल उनके लिए एक बैट्समैन था, ओपनर बैट्समैन, विकेट कीपर भी। जो सबसे अच्छा किया था वो था फील सॉल्ट। केकेआर के सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहा है पिछले साल, वो है उनके दो ओपनिंग बैट्समैन, उनका ओपनिंग पेयर सॉल्ट एंड नरीन। अगर आप पिछले साल का स्टैट्स उठा के देखो, उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ना, चाहे वो रघुवंशी हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, उन्होंने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। रन्स आया, अच्छा खासा बैटिंग किया, लेकिन इतना ज्यादा बॉल्स भी नहीं खेला, क्योंकि सॉल्ट और नरीन ने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रन बना के जाते थे। तो जो रीजन था आपका इतना सक्सेसफुल होने का पिछले साल, आपका फर्स्ट जॉब था इस ऑक्शन में जाके सॉल्ट को वापस खरीदना और इस ओपनिंग पेयर को कॉम्पैक्ट रखना। आपको चाहिए था कि सॉल्ट और नरेन इस साल भी ओपनिंग करे, जिसके वजह से आपको इतना सक्सेस मिला है लास्ट ईयर। लेकिन आपने क्या किया, 11.5 करोड़ में सॉल्ट को जाने दिया। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। सॉल्ट वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि आपने इतना अच्छा किया। फिर एक मिचेल स्टार्क था जिन्होंने प्लेऑफ्स और फाइनल में इतना अच्छा स्टार्ट दिया था उनको, उनको भी 11.75 करोड़ में दिल्ली पे जाने दिया। तो ये तो मेरे समझ से बाहर था कि लोग ट्राई क्या कर रहे थे। इन्होंने एक ओपनिंग विकेटकीपर बैट्समैन खरीदा है, क्विंटन डिकॉक, 3 करोड़ में खरीदा है। अब क्विंटन डिकॉक का ये हाल है कि एक तो रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहते हैं और पिछले साल भी उनका आईपीएल ज्यादा खास नहीं गया था। इफ आई रिमेंबर 11 मैच पे कुछ 230 रन बनाए उन्होंने। एक टाइम पे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन अभी इनकंसिस्टेंट का प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है और रिटायर्ड भी हो चुके हैं। उन्होंने गुरबाज को 2 करोड़ में वापस खरीदा है। अब गुरबाज का एक चीज है, शायद इतना एक्सप्लोसिव नहीं है सॉल्ट की तरह, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट बैटिंग करता है। टी20 वर्ल्ड कप में भी स्लो पिचेस में, टफ पिचेस में हर एक मैच पे, ऑलमोस्ट हर एक मैच पे रन बनाए हैं। अभी ओडीआई का फॉर्म भी बहुत अच्छा है। कंसिस्टेंट तो गुरबाज है। हो सकता है कि शायद पहले 1-2 मैच पे प्लेइंग 11 में डीकॉक होगा ओपनर, लेकिन मुझे लगता है कि गुरबाज ज्यादा मैचेस खेल जाएंगे क्योंकि गुरबाज बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। नंबर 3 के लिए वापस से रघुवंशी को खरीदा, मुंबई के रघुवंशी को। 3 करोड़ में उन्होंने रघुवंशी को खरीदा है। अब रघुवंशी का एक तो डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी आया था, फिर उसके बाद एक 30+ स्कोर आया था। ग्लिम्पसेस ऑफ टैलेंट दिखा, लेकिन इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। अगर आप देख लो, बीच में शायद ड्रॉप भी हुआ था, जब नीतीश राणा वापस आ गया था शायद रघुवंशी ड्रॉप भी हुआ था। तो इस बार बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि रघुवंशी कैसा कर रहा है, क्योंकि उनका जो मिडल ऑर्डर है ना, वो थोड़ा वीक हो रहा है इस बार, क्योंकि उन्होंने नीतीश राणा को जाने दिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी जाने दिया। श्रेयस अय्यर कैसा है कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके का टी20 बैट्समैन है, शायद श्रेयस अय्यर द टी20 बैट्समैन को आप मिस नहीं करोगे। केकेआर शायद श्रेयस अय्यर द बैट्समैन को मिस नहीं करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर द कैप्टन को जरूर जरूर मिस करेंगे। आप एक चीज कह दो इस फ्रेंचाइज का, जो दो लीडरशिप ह्यूमन बीइंग था,
जिसके पास वो स्किल सेट था, एक गौतम गंभीर, एक श्रेयस अय्यर, दोनों ही इस टीम में नहीं है। मतलब इतना बड़ा वैकेंसी क्रिएट हो गया और ये वैकेंसी शायद ही कोई फिल कर पाएगा। लीडरशिप में दो इंपॉर्टेंट पर्सन दोनों ही नहीं है इनके पास। और श्रेयस अय्यर बहुत ही अंडररेटेड कैप्टन है। मैंने दिलीप ट्रॉफी में भी ये चीज कहा था। हालांकि उनकी टीम लास्ट पे आए थे दिलीप ट्रॉफी में, लेकिन मैंने कहा था जिस तरीके से श्रेयस अय्यर गेम को रेड करते हैं, जिस तरीके को फील्ड सेट करते हैं, वो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा फील्ड सेट करते हैं वो। तो श्रेयस अय्यर द कैप्टन को आप जरूर मिस करोगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंडियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन खरीदा है, अजिंक्य रहाणे को। अब अजिंक्य रहाणे का यह है कि 2023 में जो था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो किसी ने सोचा नहीं था कि 172 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया है। लेकिन पिछले साल उनका स्ट्राइक रेट था 123। और अगर उससे पहले भी आप जाओ, 2022 में अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट था 103, 2021 में 100 का स्ट्राइक रेट और 2020 में 105 का स्ट्राइक रेट। तो क्या अजिंक्य रहाणे अच्छा करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उन्होंने खरीदा मनीष पांडे को 75 लाख में। अब मनीष पांडे ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर जब नए नए आए थे। फिर इंडियन मैनेजमेंट ने उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया, फिर एक इनकंसिस्टेंसी आ गए। और अब तो स्ट्राइक रेट का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है मनीष पांडे के साथ। तो मनीष पांडे हो सकता है स्लो पिचेस में अच्छा कर सकता है, लेकिन मतलब नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर का जो एक कॉम्बिनेशन है, शायद उसको तो ये लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने 51 करोड़ की पर्स में से 23.75 करोड़ वेंकटेश अय्यर को दिया है। मतलब मान लो कि इतना पारसी था, अगर हार्दिक पांड्या भी होता ना ऑप्शन में, फिर भी उतना शायद हार्दिक पांड्या को देने से पहले भी सोचना पड़ता। लेकिन उन्हें वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ दे दिए। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन शायद इस प्राइस पे ना आपको एक बेहतरीन पेसर भी मिल जाता डेथ बॉलिंग के लिए, और शॉट भी वापस मिल जाता। तो आपने इस वेंकटेश अय्यर के चक्कर में आपने दो अच्छे खिलाड़ी को सेक्रीफाइस किया है, दैट्स द ट्रूथ। और अगर आप इतना ही डेस्परेट थे कि वेंकटेश अय्यर को ही लेना है चाहे जितना भी प्राइस हो, तो आप वेंकटेश अय्यर को कम प्राइस में रिटर्न कर लेते। और ऊपर के जो 6 रिटर्न प्लेयर्स है उनमें से आपको जो लगता है कि कम प्राइस में बिकने वाले थे उसको छोड़ देते, रिलीज कर देते, उसको रीबाई कर लेते। अगर इतने डेस्परेट थे तो वेंकटेश अय्यर को कम प्राइस में रिटर्न क्यों नहीं किया, ये फर्स्ट सवाल है। हालांकि पिछले साल वेंकटेश अय्यर खराब नहीं किया था, बहुत अच्छा किया था, 370 रन, 46 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। लेकिन क्या ये 23.75 करोड़ वर्दी परफॉर्मेंस है? सॉरी टू से बिल्कुल भी नहीं। क्या वेंकटेश अय्यर ही बेस्ट बैट्समैन था ऑक्शन टेबल पे? बिल्कुल ही नहीं। और भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे, आपने जाने दिया। अगर आप वेंकटेश अय्यर को इतना पैसा दे रहे हो, फिर वेंकटेश अय्यर को ऐसे कैप्टनसी भी होना चाहिए, वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग भी करना चाहिए। एक यूनिडायमेंशनल प्लेयर के लिए 23.75 करोड़ कहीं से भी नहीं बनता था। इन्होंने टीम इधर ही मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खराब कर दिया है काम। मुझे नहीं लगता कि गंभीर होता तो ये चीज करता। और अगर आप वेंकटेश अय्यर को भी एक लाई रिजेक्टेड टेस्ट में बिठाओगे कि भाई तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद वो 23.75 करोड़ तो छोड़ो, 16-17 भी वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। जो सच है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा। लेकिन इनके जो एक अच्छा चीज है, इनका एक जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है वो बहुत ही तगड़े बैट्समैन है। रिंकू सिंह, रसेल और रमनदीप सिंह शायद टूर्नामेंट के बेस्ट लोअर ऑर्डर बैट्समैन इनके पास ही है। अब इनके पास स्पिनर्स ऑलरेडी से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण थे, उन्होंने और दो वापस खरीदा है। एक है अनुकूल रॉय, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक मयंक मार्कंडे, लेग स्पिनर। दोनों ही परचेज बहुत अच्छा था। केकेआर ने एक जो चीज अच्छा किया ना, बाकी टीम का क्या था कि 12 प्लेयर 13 प्लेयर अच्छा खरीद लिया, फिर बस टीम को बनाने के लिए किसी को भी खरीद लो। लेकिन केकेआर के बैकअप के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मोइन अली को 2 करोड़ में खरीदा है। मोइन अली ऑलराउंडर है, चैंपियन प्लेयर है, ऑलरेडी आईपीएल जीत चुका है, एक्सपीरियंस बहुत है इंटरनेशनल क्रिकेट का, आईपीएल का। तो इज अ ग्रेट बाय, आ सकते कभी भी खेल सकते ईडन गार्डन में। फिर उन्हें रोमन पावेल को लिए, अगर रसल थोड़ा इंजर्ड हो जाता है तो एक वेस्ट इंडीज पावर हिटर इनके पास है, रोमन पावेल। मतलब इनका बैकअप के प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। अब आते हैं इनके पेस बॉलिंग यूनिट पे। इनके पास पिछले साल थे हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मिचेल स्टार्क और रसल। रसल ने काफी अच्छा बॉलिंग से किया था। वैभव अरोड़ा को इन्होंने रीबाई किया है, ठीक है। हर्षित राणा पहले से थे। इन्होंने 6.5 करोड़ में एनरिक नॉर्किया को खरीदा है, 6.5 करोड़ में। एनरिक नॉर्किया एक टाइम पे वो बॉलर था जिसको डीसी ने रिटर्न किया था और रबाडा को जाने दिया। लेकिन सॉरी टू से ही इज नो मोर दैट गुड बॉलर। एनिक नॉर्किया वो पुराने बॉलर है ही नहीं। पिछले साल इन्होंने सिर्फ 5 मैच खेला है, उनका इकोनॉमी था 13.36 और अकेले दम पे उन्होंने 3-4 मैच दिल्ली को हराए। फिर इन्होंने और एक 2.8 करोड़ में से ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन को खरीदा है।
स्पेंसर जॉनसन हालांकि अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान वाले T20 सीरीज में काफी अच्छा बॉलिंग किया था, लेकिन मुझे वो ज्यादा इंप्रेसिव लगता नहीं है। ऊपर से आप सोचो, पिछले साल स्पेंसर जॉनसन को जीटी ने 10 करोड़ में खरीदा, और 10 करोड़ में खरीद के 14 मैचेस में सिर्फ 5 मैचेस में खिलाया है। अगर 9 मैचेस में उसको ड्रॉप कर रहा है 10 करोड़ में खरीद के, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंप्रेसिव वो लास्ट ईयर था। तो क्या ये दो ओवरसीज पेसर एश्योरिटी देता है वो अच्छा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस नहीं देता। अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं देता है। और स्टार के आसपास के भी बॉलर्स ये दोनों नहीं है। अब इन्होंने बैकअप में इंडिया के फर्स्टेस्ट बॉलर उमरान मलिक को खरीदा है। 2024 में एसआरएच ने उनको सिर्फ 1 मैच खिलाया था। 2023 में एसआरएच ने सिर्फ 8 मैच खिलाया था उनको। इंडिया की टीम में जब आए थे बहुत जल्दी ही ड्रॉप हो गए थे। पेस तो है, लेकिन लाइन और लेंथ पे बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। वो शॉन टैट वाला फीलिंग देता है मुझे बिल्कुल। तो टेबल पे क्या लेके आएंगे आई रियली डोंट नो। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कैप्टेंसी कौन करेगा? क्योंकि इस स्क्वाड पे अगर आप नजर डालो, जो सब जिसके पास क्रिकेटिंग माइंड सबसे ज्यादा है, जिसके पास कैप्टेंसी स्किल बेस्ट है, वो है अजिंक्य रहाणे। लेकिन क्या आप अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाने का रिस्क लोगे? आपको नहीं पता वो बैट से कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो 115 120 के स्ट्राइक रेट से 14 मैचेस खेलेगा, तो आई डोंट नो कि आप वो रिस्क लोगे कि सिर्फ क्रिकेटिंग माइंड के लिए, कैप्टनसी स्किल के लिए आप रहाणे को कैप्टन बनाओगे। अगर रहाणे को नहीं बनाओगे, फिर रिंकू सिंह एक ये है कि फ्यूचर एसेट है, अच्छा कर सकता है, यूपी T20 लीग में वो कैप्टनसी करता है। या फिर वेंकटेश अय्यर, जिसको अपने सबसे ज्यादा पैसा दिया कि तू कैप्टनसी कर। अगर रिंकू और वेंकटेश में कोई भी कैप्टन बनता है, आर दे एज गुड एज श्रेयस अय्यर द कैप्टन? आई डाउट दैट। तो इधर एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, कैप्टनसी कौन करेगा? इधर आप फंस जाओगे। इधर आप श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर दोनों को मिस करोगे। इस गौतम गंभीर जीजी इफेक्ट को आप इधर इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। एक प्लेइंग 12 बना के देख लेते हैं, फिर पता लगेगा कि और क्या वीकनेस है इनके पास। मैं गुरबाज को ओपनिंग में रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे गुरबाज ज्यादा कंसिस्टेंट लगता है। तो ओपनिंग करेंगे गुरबाज और नरीन। नंबर 3 पे रघुवंशी, 4 पे वेंकटेश अय्यर, 5 पे रिंकू, 6 पे रसल, 7 पे रमनदीप सिंह, 8 पे हर्षित राणा, 9 पे वैभव अरोड़ा, 10 पे नौरकिया, 11 पे वरुण चक्रवर्ती, 12 पे रहाणे। रहाणे को मतलब इंपैक्ट में आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, रहाणे को ऊपर रखना है, किसी और को इंपैक्ट में भेजना है, जो करना है वो करो। फर्स्ट सवाल तो यही है कि क्या सुनील नारायण की बैट से रन आएगा? क्योंकि फिल सॉल्ट को आपने जाने दिया, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन था पिछले साल। और अगर नरेन के बैट से भी रन नहीं आएगा, तो आप बहुत बहुत गलत तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि जो अगला बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, वो है रघुवंशी, जिन्होंने पिछले साल 10 मैच तो खेला है, लेकिन 23 का एवरेज है। तो इनके जो ओपनर और टॉप ऑर्डर है 1 2 3, ये 3 बैट्समैन पे वीकनेस तो मुझे नजर आ रहा है। पिछले 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 साल जो कॉन्फिडेंस दे रहा था, वो कॉन्फिडेंस ये लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। फिर उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। वेंकटेश अय्यर, रिंकू, रसेल, रमनदीप, एक्सेलेंट एक्सेलेंट बाइस। उसके बाद हर्षित भी बैटिंग कर लेता है। फिर जो वीकनेस है ना, वन सेकंड, स्पिन अटैक तो बहुत अच्छा है। एक जो वीकनेस है कि पेस बॉलिंग में ना, आपको हमेशा पावर प्ले में भी, न्यू बॉल के साथ भी और डेथ पे भी एक प्रॉब्लम नजर आएगा। पावर प्ले में न्यू बॉल के साथ वैभव अरोड़ा डालेगा। दूसरा बॉलर कौन होगा? हर्षित शायद पावर प्ले में एक ही ओवर डालता है, क्योंकि हर्षित का 2 ओवर आपको डेथ के लिए भी बचाना है, 1 ओवर मिडिल में भी बचाना है। ठीक है, तो नया बॉल के साथ जो दूसरा बॉलर होगा कौन होगा? नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन। क्या वो इतना अच्छा करेगा? उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर हर्षित के साथ डेथ पे बॉलिंग कौन करेगा? नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पूरे बॉलिंग अटैक पे ना, मेन रोल तो हर्षित राणा का ही है। मतलब शुरू में भी वो विकेट ले, मिडिल ऑर्डर में भी वो विकेट ले, डेथ पे भी वही बॉलिंग करे, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। मतलब डेथ पे तो कोई है ही नहीं। फिर रसेल को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इस बार। रसेल को डेथ पे काफी काफी अच्छा करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी शायद 19 विकेट्स लिया था 10 की इकोनॉमी से एंड्रे रसेल ने। इस बार भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना हर्षित इतना प्रेशर पे आ जाएगा कि सब कुछ अकेले वही करना पड़ेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि पेस बॉलिंग यूनिट का लीडर ही हर्षित राणा है, जो बहुत यंग है। टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन बहुत यंग है। तो पेस बॉलिंग अटैक यही होता है। जब अगर आप एक प्लेयर पे 23.75 करोड़ खर्च किया ना, तो आपका सेक्रीफाइस हो गया एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा पेसर आपने सेक्रीफाइस किया उस टाइम पे। बाकी और तो ज्यादा कुछ वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम जो रिंकू का बैट से रन नहीं आया था ना, इस बार अगर रन नहीं आएगा, तो शायद केकेआर मतलब टॉप 4 में भी शायद देखने को नहीं मिलेगा, अगर इस बार रिंकू का बैट्समैन रन नहीं आया था। लास्ट साल क्या हुआ था कि फिल सॉल्ट और नरेन इतना रन मार रहा है, बीच में अगर एक दो बैट्समैन चला भी नहीं, फिर रमनदीप आके वो एक्स्ट्रा 15-20 रन बना के दे रहे हैं आपको, तो वो सब कुछ कवर अप हो जाता था। लेकिन अगर इस बार रिंकू का रन नहीं आएगा, तो मुझे नहीं पता किस तरीके से लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर मुझे इस बार इनका बहुत वीक दिख रहा है। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं इस टीम को इस बार,
तो मुझे पिछले साल से बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। मैं इस टीम को देना चाहूंगा 7.2, सिर्फ इस ऑक्शन के बेसिस पे। मुझे लगता है ऑक्शन पे इससे बेटर हो सकता था, 51 पर्स में इससे बेटर टीम बन सकता था, क्योंकि इससे कम पर्स में मुंबई ने बेटर टीम बनाए, इससे कम प्राइस में एसआरएच ने अच्छा टीम बनाया, तो आप भी बना सकते थे। आपने सेक्रीफाइस किया एक वेंकटेश अय्यर को लिए, जो थोड़ा सा डेस्परेट मूव था मेरे हिसाब से। नथिंग अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन इस बार बहुत अच्छा करना पड़ेगा यार। वेंकटेश अय्यर को जितना प्राइस दिया ना, वो अच्छा करेगा तभी ये टीम अच्छा लगेगा, वरना ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया उन्होंने 23.7 पे। और सवाल वेंकटेश अय्यर पे ही आएगा, तो एक प्रेशर रहेगा। अगर ये टीम खराब करेगा ना, फर्स्ट सवाल वेंकटेश अय्यर पे आएगा कि आपने अच्छा नहीं किया। और अगर ओपनिंग में नहीं चला, डिकॉक नहीं चला, गुरबाज नहीं चला, या फिर नरीन फ्लॉप हो गया ओपनिंग में, नरीन का रन नहीं आ रहा है, तो फिर वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग करना पड़ेगा, या फिर रहाणे को नंबर 3 पे आना पड़ेगा। तो ये टीम बहुत हो सकता है कि प्लेइंग इलेवन में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट टाइम वो कंसिस्टेंट था कि प्लेयर ज्यादा हिलते नहीं थे, बस बैटिंग में शफल होता था, लेकिन इस बार शायद आपको बहुत कुछ शफल देखने को मिलेगा, जो लास्ट टाइम हुआ था ना, जब यूएन मॉर्गन कैप्टन था। तो शायद वो वाला फेज हो सकता है वापस आ सकता है। टच चोट की ना हो, लेकिन हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।